नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ अनंत। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना गलत नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक बड़ा हिस्सा समाज का सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहां मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। और आज जिस विषय पर आपके सामने बात करने के लिए आए हैं वो है कि वसीयत को लेकर आपके क्या कानूनी अधिकार हैं। इसके साथ ही अगर आप किसी और तरह की कानूनी समस्या से जूझ रहे हैं, कोई और कानूनी सवाल आपके जहन में है, तो आप हमारे इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल हम तक रख सकते हैं और बेहतर और निःशुल्क कानूनी सहायता आप हमसे ले सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर आपके लगातार फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर पर फोन करके आप सीधे हम तक जुड़ सकते हैं और बेहतर और निःशुल्क कानूनी सहायता आप हमसे ले सकते हैं। सर, बेहद खास मेहमान हम तक जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजेश लाठीगारा है, आप अधिवक्ता हैं दिल्ली हाई कोर्ट से। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, जब हम लोग बात करते हैं वसीयत की, तो सबसे पहले बात यह आती है कि वसीयत कैसे बनाई जाती है। इसमें इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 है, जिसके प्रोविजंस लागू होते हैं वसीयत बनाने के अंदर। इसमें कोई रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है, इसको कराए ना कराए कोई ज़रूरी नहीं है। इसके अंदर सेक्शन 59 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 है, जिसमें 2-3 कंडीशंस हैं वो फुलफिल होनी चाहिए। बनाने वाला मेजर होना चाहिए 18 साल से ऊपर, और वो साउंड माइंड का होना चाहिए। उसको अपना एक्ट जो वो कर रहा है वसीयत बनाना, उसका पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, इसके परिणाम क्या होंगे। इसके तहत वसीयत बनाई जाती है, जिसके अंदर उसकी कुछ कंडीशंस रहती हैं। उसमें 2 से अधिक विटनेस होना जरूरी है वसीयत बनाने में, और वसीयत वो खुद अपने आप लिख के खुद अपने आप बना सकते हैं या अपने डायरेक्शंस में किसी और से लिखवा सकते हैं। चाहे वो स्थितियां कुछ इस तरह की हों जिसके अंदर वो खुद साइन नहीं कर सकते, दूसरा आदमी भी कोई साइन कर सकता है, लेकिन उसमें अटेस्टिंग विटनेस उनकी हाजिरी में और जो साइन कर रहा है उनकी हाजिरी में एक दूसरे को कहेंगे कि हमने इनको साइन करते हुए और वसीयत बनाते हुए देखा है, और वो भी कहेंगे कि विटनेस भी हमारे सामने मौजूद थे। तो ये सब प्रक्रिया जो है वसीयत बनाने की, वो एक दूसरे की, गवाहों की और बनाने वाले की, वसीयतकर्ता की, दोनों की हाजिरी के अंदर आमने सामने की जाती है, जिसमें उनकी एक पूरे प्रॉपरली वो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट जब भी माना जाता है जब वो एक ये प्रोविजन इसके कंप्लाई होते हैं। इस वक्त हमारे साथ दिनानाथ श्रीवास्तव भी जुड़ चुके हैं, यहाँ पूर्व डिस्ट्रिक्ट जज हैं। सर, स्वागत है आपका चर्चा के दौरान। जब हम लोग बात करते हैं सर बिल बनाने की, तो क्या ये भी संभव है कि बिना किसी वकील के ये बिल बनाई जा सकती है, तो फिर कैसे? तो शायद वहां तक हमारी आवाज पहुंच नहीं रही है। राजेश जी, यही मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बिना वकील के हम कैसे वसीयत बना सकते हैं? जी, विल बनाना एक बहुत ही, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, बहुत सरल तरीका है। आप एक अपनी एज अ लेमैन लैंग्वेज में भी कुछ भी लिख देंगे, वो भी वसीयत मानी जाएगी। और वसीयत के अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ रहती है, इसमें प्रिविलेज और अनप्रिविलेज भी कैटेगरीज है। जो आम लोग वसीयत बनाते हैं वो अनप्रिविलेज कैटेगरी होती है वसीयत बनाने की, जो सेक्शन 63 और 64 में डिफाइन की हुई है। अनप्रिविलेज विल्स बनती है जिसमें यही तरीका रहता है कि 2 गवाह मौजूद होने चाहिए, और जो नॉर्मल कोर्स में जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस बनती है, इसमें प्रिविलेज सर्कमस्टांसेस कुछ होते हैं, जैसे सेक्शन 65 और सेक्शन 66 कहता है इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 का। जो प्रिविलेज जो है वो अट्रैक्ट करते हैं, और अनप्रिविलेज दोनों होती हैं। दोनों के लिए क्या रूल होते हैं? प्रिविलेज के अंदर सोल्जर्स होते हैं जो वारफेयर में हैं, या कोई एक्सपेडिशन के अंदर हैं, या वो कोई शिप में है, मैरीन में है। तो इस तरह की परिस्थितियां होती है जहां पर वो नहीं अपने एक्ट को प्रॉपरली बखूबी अंजाम दे पाते, उसके अंदर वो अगर बोल भी देते हैं किसी को प्रॉपर तरीके से और वो ऑथेंटिक रहता है 2 गवाहों की मौजूदगी में, तो वो बोला हुआ, और उसके बाद उनके साथ कुछ हादसा हो गया, वो नहीं रहे, तो वो बोला हुआ जो उनका वर्ड्स होते हैं, जो माउथ ऑफ वर्ड्स है, वो भी उनके वसीयत मानी जाती है। जो इंस्ट्रक्शंस उनकी होती है वो भी वसीयत मानी जाती है। लेकिन सर, ऐसी परिस्थिति में उसका प्रूफ क्या होता है? वो तो चीजें गलत तरीके से पेश की जा सकती हैं उनके नहीं, उसके अंदर गवाह रहते हैं 2 जो बता, वो कुछ एक उसकी भी तरीका है, प्रोसेस है, क्योंकि एक उनकी ऑथेंटिसिटी इसलिए रहती है कि जो गवाह होते हैं वो बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं इसके अंदर। वो अपनी स्टेटमेंट देते हैं, गवाही देते हैं प्रॉपर
कोर्ट के अंदर कि हमारे सामने ये सब बात कही गई थी, वो ऑथेंटिसिटी रहती है उसकी, अनटिल और अनलेस उसके अंदर कोई दूसरे कोई एंगल्स ना हो, कोई इसमें जालसाजी वगैरह ना हो। ठीक है सर, क्या ये बहुत जरूरी होता है कि जो आपकी वसीयत है, जो आपकी विल है, उसको नोटराइज कराया जाए? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है नोटराइज आप कराएं वसीयत को। ना नोटराइज कराना जरूरी है, ना उसका इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से उसको रजिस्टर कराना जरूरी है। वसीयत अनरजिस्टर्ड भी होती है तो वो भी वैलिड और वैलिड डॉक्यूमेंट है। अगर उसके अंदर कोई फ्रॉड, कोई उसके अंदर धोखाधड़ी या कोई जिद करके वसीयत बनवाई गई हो, इस तरह का कोई एंगल होगा तो वो इनवैलिड विल होगी, वॉइड विल होगी, वॉइड एब इनिशियो होगी जी। तो वो विल कानूनी कोई मान्यता नहीं। अगर जरूरी नहीं है तो फिर नोटराइज्ड विल और जो नॉन नोटराइज्ड विल जो होती हैं, जो रजिस्टर्ड होती हैं, जो नॉन रजिस्टर्ड होती हैं, दोनों में फिर फर्क क्या रह जाता है? फिर क्यों जरूरी होता है, फिर क्यों कराए? पहले थोड़ा सा हमारे को ये अंतर समझना पड़ेगा कि नोटराइज हम क्यों कराते हैं जी। हम नोटराइज इसलिए कराते हैं कि नोटरी का काम इतना होता है कि वो अटेस्ट करता है, वो कहता है कि जो करने वाला है वसीयत करता, उसने मेरे सामने इसको अटेस्ट किया है। और जो इसमें अटेस्टिंग विटनेस होते हैं वो भी यही कह रहे हैं कि इन्होंने मेरे सामने किया। उनकी एक डिक्लेरेशन होती है विल के लास्ट में, जिसमें ये स्पष्ट रूप से कहा होता है कि वसीयतकर्ता ने, हमने उनको देखा है साइन करते हुए, और वसीयतकर्ता भी ये कहता है कि हमने गवाह को साइन करते हुए देखा। इसका मतलब वो एक जेन्युइन डॉक्यूमेंट का रूप ले लेता है जब दो आदमी, तीन आदमी एक ही बात को कह रहे हैं, और उनकी ऑथेंटिसिटी ये फिर प्रॉपर फोरम पे जब कोर्ट में जाता है, दस्तावेज अगर कोई चैलेंज करता है तो उस वक्त इनकी गवाहियाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती है विटनेसेस की। लेकिन सर, क्या ये नोटराइज कराना बहुत ज़रूरी नहीं होना चाहिए? मसला अगर हम उदाहरण के तौर पर लें कि अगर कोई चार व्यक्ति हैं जो किसी प्रॉपर्टी के भागीदार हैं, चार में से तीन एक तरफ हो जाते हैं, तीन चाहते हैं कि भाई चौथे को प्रॉपर्टी का ऐसा ना दिया जाए, तो तीन लोगों की मेजोरिटी होगी, उनके वर्ड ऑफ माउथ को एज एन एविडेंस माना जाएगा, लेकिन चौथे के साथ ये प्राकृतिक रूप से अन्याय हो जाएगा। वर्ड ऑफ माउथ देखिए वो प्रिविलेज सर्कमस्टांसेस है, बहुत एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होते हैं वो, और वो बहुत वो और होते भी वो उन सर्कमस्टांसेस में जो सोल्जर्स वगैरह इन लोगों के ऊपर लागू होता है, जो वार फील्ड में रहते हैं, जो युद्ध के मैदान में रहते हैं, या लड़ाई युद्ध हो रहा है कोई इस तरह का, उनको पता नहीं कल क्या होने वाला है, तो वो उनको हर तरह के प्रिविलेज है जी। लेकिन उसमें भी डायरेक्शन, सर्कमस्टांसेस, वो सारे देखे जाते हैं। ठीक है सर, इस वक्त दीनानाथ श्रीवास्तव को जुड़ चुके हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक वसीयत के विल के एसेंशियल फीचर्स क्या क्या होते हैं? ये सबसे तीन महत्वपूर्ण किसी भी वसीयत के तीन इंग्रेडिएंट्स हैं जी। पहले तो जो भी वसीयत करता है उसकी ये इंटेंशन टू डिस्पोज ऑफ हिज प्रॉपर्टी जी, और दूसरा ये कि द प्रॉपर्टी मस्ट बी हिज ओन प्रॉपर्टी, और तीसरा इट शुड बी क्लियर दैट इट विल टेक इफेक्ट ओनली आफ्टर हिज डेथ जी, जो उसके मृत्यु के बाद ही प्रभाव में आएगा। और वसीयत के तीन महत्वपूर्ण शर्त हैं, और ये रिवोकेबल भी है जी। और उसके बाद इसका कोई प्रोफार्मा नहीं दिया हुआ है, किसी भी फॉर्म पर जी ये वसीयत तैयार की जा सकती है या उसके निर्देश पर लिखी जा सकती है जी। लेकिन इन तीन चीजों का होना चाहिए कि इट शुड बी ए वैलिड एंड लीगल डिक्लेरेशन जी, इट शुड बी विद रिगार्ड टू हिज प्रॉपर्टी जी, एंड इट शुड बी हिज डिजायर दैट इट विल बी कैरीड आउट आफ्टर हिज डेथ जी। ठीक है, लेकिन सर यहाँ पर यह भी चीज सामने है कि किसी भी वसीयत को रजिस्टर कराना या नोटराइज कराना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होता, तो जब लीगल डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी किसी वसीयत की, तो फिर कैसे उसको ऑथेंटिक माना जाता है? नहीं, अगर वसीयत को एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी की वसीयत है तो उसका तो रजिस्ट्रेशन जरूरी है जी। विल अगर एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी के है तो दैट शुड बी रजिस्टर्ड जी, लेकिन रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट विल भी है, और अगर उसकी जेन्युइननेस चैलेंज की जाती है जी, तो कोजेंट और क्रेडिबल और रिलायबल एविडेंस से इस बात को सिद्ध करना पड़ेगा कि जिस समय वसीयत लिखी गई जी, उस समय वह व्यक्ति साउंड स्टेट ऑफ माइंड में था जी, उस वक्त उसको उसकी मेंटल कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो नहीं लिख सकता था जी, और उसने जो कहा वही लिखा गया। इस बात को बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस से ही किया जा सकता है जी। और अगर वसीयत रजिस्टर्ड नहीं भी है जी, तो वह इलीगल डिक्लेयर नहीं हो जाएगी जी। ठीक है सर, वसीयत के बारे में जिक्र करते हुए प्रोबेट शब्द हम लोग सुनते हैं, तो प्रोबेट क्या है, क्या जरूरी है, और अगर जरूरी है तो फिर क्यों? नहीं, प्रेसिडेंसी टाउन्स में जी, प्रेसिडेंसी टाउन्स में जो है प्रोबेट को इट इज एन ऑथेंटिकेशन बाय द कोर्ट जी, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर विल है और विल
ऑपरेट हो चुकी है उसके टेस्टेटर के डेथ के बाद जी, तो कोर्ट से ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है। और लेकिन प्रेसिडेंसी टाउन में है कि अगर कोर्ट आप चाहें तो विल को पेश करके और कोर्ट से प्रोबेट ले सकते हैं। इट मींस इट इज एन ऑथेंटिकेशन, या एक तरह से कहिए कि न्यायालय की मोहर लग जाती है जी, तो उसकी प्रोबेटिव वैल्यू हो जाती है। ठीक है सर। अदरवाइज जैसे यूपी में प्रोबेट की कोई जरूरत नहीं है, अगर रजिस्टर्ड विल है जी तो इट इज वैलिड एंड लीगल इन द आई ऑफ लॉ। ठीक है सर। इस वक्त इंदौर से इंदू हमारे दर्शक जुड़ चुकी हैं। इंदू, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? इंदू, अब तक आवाज पहुंच रही है हमारी? हाँ, पहुंच रही है जी, अपनी बात आप रखें। आप जो भी रूट बताते हैं वो पैसा और दौड़ भाग, मैं 70 साल की, मैं ये सब कुछ कर नहीं सकती हूँ, परेशान बहुत हूँ। इंदु, आपकी आवाज हम तक बहुत साफ नहीं पहुंच पा रही है, दरअसल अपनी बात दोहराएं जरा आप एक बार। क्योंकि मेरे पास पैसा भी नहीं छोड़ा गया है जी एक बेटे ने सारा पैसा लखनऊ में मकान बेचा था, वो हजम कर लिया धोखा देके। जी, यहाँ हम 2 फ्लैट ले लेंगे, इतनी दूरी थी कि बार बार नहीं यहाँ आई तो कोई फ्लैट नहीं है हम लोगों के पास, जी, सब लोन पे कर रखते, पता नहीं सब पैसा कहाँ गया। और आप जो बताते हैं उसमें दौड़ भाग हाँ बहुत करनी पड़ती है जी, और पैसा लगता है। मैं ऐसे में क्या करूँगी, मैं बहुत परेशान हूँ। ठीक है राजेश जी, आपके पास मैं आऊँगा इस चीज़ को लेकर कि जो पहले धोखे वाली बात कर लेते हैं कि कुछ और कहकर इनकी प्रॉपर्टी को बेच दिया गया और पैसा अपने पास ले लिया गया, तो कानूनी जो अधिकार इनके क्या बचते हैं इनके पास? वसीयत के अंदर जी जी, इसमें देखिए सेक्शन 61 है, इसमें अगर जो वसीयत वॉइड हो जाती है, अगर वो धोखे से बनाई गई हो या कोई जिद करके बनाई गई हो या कोई उसके अंदर कोई फ्रॉड हो उसके अंदर। नहीं सर, इनके वसीयत का मामला नहीं, इनका मामला ये है। क्वेश्चन का आंसर, हाँ, इनका मामला ये है जी, सर, इनका देखिए, इनका इन्होंने जो बताया, इनका क्वेश्चन था, हाँ। जो इनका अगर आंसर है तो इनका ये है कि अगर ये कहने के इनके जो लड़के हैं उन्होंने कोई प्रॉपर्टी बना ली है जी, और इनकी देखभाल नहीं कर रहे जी, तो इनके पास ऑप्शन बचते हैं, ये सीनियर सिटीजन एक्ट जो है 2005 का, उसके अंदर ये अपनी कंप्लेंट फाइल करें। उसमें कंप्लेंट फाइल करने के बाद उसमें ये प्रॉपर एडीएम के पास कंप्लेंट लगती है, उस कंप्लेंट में इनके लड़के को बुलाया जाएगा, उसके अंदर इनको मेंटेनेंस के राइट है अपने मांगने के, उन प्रॉपर्टीज के अंदर जो इनकी जॉइंट प्रॉपर्टी थी या जैसे भी थे, लड़के का पूरा उसको लीगली वो बाउंड है कि इनको इनकी अपनी मदर की देखभाल करे और उनको मेंटेन करे। तो इनको सारे उसमें सारे प्रोविजन दिए हुए हैं, उसके हिसाब से। दीनानाथ जी, आपसे मैं एक जो उनका दूसरा पार्ट था क्वेश्चन का, वो ये था कि भाई जो भी सहायता इनको बताई जाती है कि आप ये प्रोसेस फॉलो करें, उसके लिए दौड़ भाग बहुत होती है, उम्र के तकाजे के चलते दौड़ भाग ये नहीं कर पाती और ना ही कोई वकील करने के लिए इनके पास कोई पैसा बचा हुआ है। तो ऐसी परिस्थितियों में कानूनी रूप से न्याय पाने के लिए कोई भी व्यक्ति फिर क्या रास्ता अपना सकता है? कोई प्रोविजन है हमारे पास? जी, यहाँ पर एक लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है जी, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है। अगर यूपी में है तो लखनऊ में जवाहर भवन के तृतीय तल पर है जी, वहाँ ये अपनी समस्या को जा करके वहाँ जो भी सदस्य सचिव हैं उनको लिखित रूप में दे सकती हैं जी, और उस पर वह संबंधित जिले के जिलाधिकारी से भी आख्या प्राप्त करके जहाँ इनकी प्रॉपर्टी थी, अगर इनके पास उसका मकान नंबर हो तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के अधिकारी इनका पता लगा करके और इनको ये विधिक राय दे सकते हैं कि आप क्या क्या कानूनी कार्रवाई कर सकती हैं। ऐसा लगता है कि इनके बच्चों ने इनसे पैसा ले करके और अपने नाम से वो फ्लैट खरीद लिया और इनको उसमें किसी भी प्रकार की सहभागिता या ओनरशिप का को ओनर नहीं बनाया है। इसलिए इनकी ये परेशानी है, इसलिए उनको मेंटेन करने की भी उनको है, इनको मेंटेन करना चाहिए, लेकिन इनके साथ फ्रॉड भी इनके बच्चों ने किया है, ऐसा प्रतीत होता है। जी, बिल्कुल ठीक बात है। इंदु, मैं समझता हूँ कि बेहतर सहायता मैम आपको मिली है इसके द्वारा। जो आपने प्रॉपर्टी का जिक्र लखनऊ में ही किया है कि लखनऊ में प्रॉपर्टी आपकी वो थी, तो जवाहर भवन के तीसरे फ्लोर पे, जैसे कि दीनानाथ जी ने बताया, कि वहां पर जाकर आप बेहतर सहायता ले सकती हैं। अगर वहां से भी आप संतुष्ट नहीं होती हैं, कोई और दिक्कत आपके सामने आती है, तो वापस आप हम तक जुड़ सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तक जुड़ने के लिए। और दीनानाथ जी, एक बात मैं आपसे जो और जानना चाहूंगा कि अगर धोखे में या दबाव में किसी से कोई वसीयत करा ली जाती है, उसके बाद वो इंसान चाहता है कि भाई वसीयत में कोई बदलाव हो या शिकायत करना चाहे, तो वो शिकायत कैसे कर सकता है? देखिए, वसीयत अगर एक बार निष्पादित कर दी गई, विल एक बार लिख दी गई है जी, तो अगर वो व्यक्ति जिंदा है
तो उसको रिवोक कर सकता है। जी। विल का प्रभाव ही आता है उसके मरने के बाद। जी। अब अगर मरने के बाद कोई व्यक्ति ये कहता है कि नहीं साहब इन्होंने विल किया ही नहीं, ये विल करने की स्थिति में नहीं थे, या विल में छेड़छाड़ की गई है, कोई मिस्टेक की गई है, तो उसको कोर्ट जो है एग्जामिन करती है, और जो व्यक्ति विल को पेश किया है जी, तो प्रिजम्पशन तो उसके फेवर में होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं ये विल धोखेधड़ी से की ली गई है, त्रुटिपूर्ण तरीके से ली गई है, तो इस पर सिद्ध करने का हेवी बर्डन उस पर होता है जो इसको चैलेंज करता है जी। क्योंकि विल जिसने किया है वो जब तक जीवित है तब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। जी। मरने के बाद यदि कोई व्यक्ति कहता है कि ये विल गलत है, धोखाधड़ी से है, या इसने किया ही नहीं है, या करने की स्थिति में नहीं था, इसको सिद्ध करने का भार उसके ऊपर है। ठीक है राजेश जी, अगर कोई व्यक्ति है अनसाउंड माइंड का है, मानसिक रूप से स्वस्थ वो नहीं है, अपनी प्रॉपर्टी के लिए फिर वो सेफ कस्टडी के लिए कैसे कर सकते हैं? उसकी प्रॉपर्टी कहाँ जाए, वो विल कैसे बनाए? देखिए, अनसाउंड माइंड जो होता है वो उसको पहले विल की एक कंडीशन रहती है विल बनाने वाले की कि उसको अपने एक्ट का पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है और वो जो करेगा उसका परिणाम क्या होगा जी। अगर ये पहली कंडीशन है जो उसको फुलफिल करिए। साउंड माइंड इसीलिए कहा गया है कि मैं साउंड डिस्पोजिंग माइंड में हूँ। साउंड डिस्पोजिंग माइंड का मतलब है अगर वो मानसिक रूप से उसको पता ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ तो वो वाइडी विल मानी जाएगी। वो विल का कोई मतलब नहीं रहता क्योंकि उसको मालूम ही नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। तो विल बनाने के लिए उसका साउंड माइंड होना जरूरी है, उसको पता होना चाहिए उसका एक्ट क्या है। उसमें कई बार ऐसा होता है कि जैसे दो बच्चे हैं, एक बच्चा विदेश में रहता है, एक के पास माँ बाप रहते हैं, प्रॉपर्टी कुछ इंडिया में है, तो वो क्या करते हैं कि उनको माँ बाप की सेवा कर रहे हैं या माँ बाप को दबाव में लेकर किसी भी तरीके से, अब माँ बाप लाचार है, उनके ऊपर डिपेंड है, वो कुछ कर नहीं सकते। उनको पता है कि अगर हमने इनकी बात नहीं मानी तो वो एक दबाव हो गया उनके ऊपर और एक जिद हो गई। तो उसके वो जिद और दबाव में जो वसीयत बना ली गई उसने सारा अपने नाम करा लिया, बाहर वाले को कुछ मिला नहीं, तो वो हमेशा चैलेंजेबल रहती है। उसमें अगर चैलेंज हो जाता है, जो बाहर रह रहा है उसने चैलेंज कर दिया, तो उसके अंदर चैलेंज होने के बाद वो पूरी उसको प्रोबेट लेना जरूरी होता है क्योंकि एनओसी आना जरूरी है हर एक लीगल आयर्स की तरफ से और इंटरेस्टेड पार्टीज जो होती है। और उस केस के अंदर 213 है इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 का जो डिस्क्राइब करता है कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस जिसमें प्रोबेट लेना चाहिए जब वो चैलेंज हो जाती है विल। चैलेंज होने की स्थिति में, क्योंकि जो प्रोबेट होता है वो होता है कि कोर्ट का एक सर्टिफाइड विल को सर्टिफाइड करता है, उसकी जेन्युइनिटी को ऑथेंटिकेट करता है कोर्ट। अगर वो उनको उन सर्कमस्टांसेस में प्रोबेट लेना चाहिए अगर दूसरे लीगल आयर्स उसको चैलेंज कर देते हैं। ठीक है धीरेन्द्र जी, क्या किसी विल में ऑल्ट्रेशन भी संभव हो पाती है? अगर कोई एक बार आपने विल बना दी, उसमें कोई बदलाव आप चाहते हैं, तो जब तक वो व्यक्ति जिंदा है जिसकी विल है, ऑल्ट्रेशन कर सकता है वो? जी, वो अगर कोई विल में सब, इसको कोडिसिल बोलते हैं जी, इसमें भी इसको इट इज कॉल्ड कोडिसिल, कि अगर कोई सप्लीमेंट्री विल इसको बोलते हैं कि अगर उसमें कोई अमेंडमेंट करना हो, जैसे उसने 3 बच्चों की प्रॉपर्टी दिया, एक की डेथ हो गई, तो वो ये उसको उसमें अमेंडमेंट कर सकता है। तो वो भी प्रक्रिया वही होगी जो विल लिखने की होती है, बट दैट इज कॉल्ड एज ए कोडिसिल इन द इंडियन सक्सेशन एक्ट जी, और उसको अमेंड कर सकता है वो जी। ठीक है, अच्छा सर, इसमें रिस्ट्रिक्शन ऑफ विल में क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस होती हैं? रिस्ट्रिक्शन जी, क्या ऐसा कुछ है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस विल के दौरान होती हैं या फिर कोई नियम कायदे आपको प्रॉपर फॉलो करने पड़ते हैं उसमें? नहीं, सबसे बड़ा चीज ये है कि वो मेंटल स्टेट, डिस्पोजिंग स्टेट ऑफ माइंड में पहली चीज तो ये है कि जो व्यक्ति विल कर रहा है वह साउंड मेंटल कंडीशन का होना चाहिए जी। उसका इंटेंशन जो है विल करने का डॉक्यूमेंट के हर शब्द से क्लियर होना चाहिए कि वो अपनी संपत्ति अपने मृत्यु के बाद किसको देना चाहता है जी। और उसकी इच्छा क्या है जी। इसलिए केवल डॉक्यूमेंट के आधार पर कभी कभी ये प्रश्न उठता है कि ये विल है कि गिफ्ट है, तो ये देखना पड़ता है न्यायालय को कि इसको विल के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है, वो इसमें फुलफिल हैं कि नहीं है। अगर वो फुलफिल होते हैं तो ये विल मानी जाएगी। ठीक है, लेकिन आपने कहा कि व्यक्ति का साउंड माइंड का होना बहुत जरूरी होता है। आपने कहा सर व्यक्ति का साउंड माइंड का होना बहुत जरूरी है। अगर व्यक्ति अनसाउंड माइंड का, अगर अनसाउंड माइंड पर्सन कोई होता है सर, तब उसकी प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे होता है? नहीं, अनसाउंड माइंड वाला नहीं कर सकता जी। तब सर उनकी प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे होता है? व्यक्ति है
अगर अनसाउंड माइंड के कोई व्यक्ति है तो वो अपना वसीयत नहीं कर सकता। अगर उसकी डेथ होगी तो जो उसके लीगल एयर्स अलाइव हैं वो फिर अकॉर्डिंग टू लॉ अपना जो है बंटवारा करके प्रॉपर्टी सर्वाइवरशिप जैसे होती है जो प्रॉपर्टी पास करती है डेथ के बाद उस आधार पर कर सकते हैं। लेकिन अनसाउंड व्यक्ति माइंड का व्यक्ति विल करने की स्थिति में नहीं आएगा, क्योंकि साउंड डिस्पोजिंग माइंड नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर उसकी डेथ हो जाती है तो विधिक उत्तराधिकारी के रूप में जो जीवित है वो उसकी संपत्ति पर अपना क्लेम कर सकते हैं। जी ठीक है राजेश जी, जब हम विल के एग्जीक्यूशन के बारे में बात करते हैं तो उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं जो कि हमें ध्यान में रखने चाहिए? इसमें देखिए, विल जब बनाते हैं तो उसमें एक चीज का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि विल के अंदर आप एग्जीक्यूटर अगर आप अपॉइंट कर लेते हैं तो वो ज्यादा बेहतर रहता है। क्योंकि जो एग्जीक्यूटर होता है, और एग्जीक्यूटर का एक चीज और ध्यान में रखने की बात होती है कि मान लीजिए 65-70 साल का आदमी कोई विल कर रहा है तो उसको एग्जीक्यूटर अपना 30-32 साल की उम्र का आदमी बनाना चाहिए, ताकि वो उस वक्त तक जीवित रहे जी, और ताकि वो उसकी एग्जीक्यूट को इम्प्लीमेंट करा सके, प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स कर सके जो उसके रहते हैं एस्टेट्स का उसके। और एग्जीक्यूटर जो होता है वो उसका रोल तब तक रहता है जब तक वो उसकी इच्छा अनुसार जो वसीयत करता होता है उसकी मृत्यु के बाद वो उसमें प्रोबेट भी वही फाइल करता है, उसी के नाम से 276 में प्रोबेट फाइल होता है। और प्रोबेट फाइल होने के बाद उसको ही लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मिलता है, उसके अकॉर्डिंगली वो जितना भी एसेट्स होते हैं जो वसीयतकर्ता के होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करता है अमंग लीगल एज पर विल जो वसीयत में दिया होता है। तो एग्जीक्यूटर का रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर। एग्जीक्यूटर कोई भी आदमी हो सकता है, चाहे आपका एडवोकेट भी आपका एग्जीक्यूटर हो सकता है और कोई आउटसाइडर भी एग्जीक्यूटर हो सकता है। इवन अगर विटनेस है तो विटनेस को भी एग्जीक्यूटर बना सकते हैं। तो कोई इसके अंदर बाहर नहीं है ऐसा कि एग्जीक्यूटर कोई स्पेसिफिक आदमी हो या कोई बेनिफिशियरी हो, वो आउटसाइडर भी हो सकता है। जी ठीक है दीना सर, एक बात मैं और जानना चाहूंगा कि अगर कोई विल बनाए जाते हैं किसी व्यक्ति के द्वारा, उसकी मृत्यु के बाद जो एग्जीक्यूट करने की बारी आती है वो विल मिसप्लेस हो जाती है, तो तब बंटवारा कैसे होगा? जो उसके लीगल हियर्स हैं उन सब के बीच बराबर बंटवारा होगा या फिर जो विल के दौरान जो गवाह रहे थे उनकी गवाही के आधार पर बंटवारा होगा? नहीं, अगर विल आपका कहना है कि विल गायब हो गई जी, अगर विल है ही नहीं है जी तो फिर बंटवारा कैसे होगा? डॉक्यूमेंट का मस्ट रहना बहुत जरूरी है जी। अगर मान लीजिए वो रजिस्टर्ड बिल है तो उसकी कॉपी निकल सकती है वहां से जी, और अगर रजिस्टर्ड है ही नहीं है जी, मीनिंग देयर बाय देयर इज नो विल, क्योंकि फिर गवाह किस बात का प्रूव करेगा? तो देयर मस्ट बी ए डॉक्यूमेंट जी। मोहम्मदन लॉ में ओरल विल भी अलाउड है जी, वहां तो ओरल विल है, अगर एविडेंस दे सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर अगर ओरल लीगल राइटिंग वाली विल है और गायब है तो या तो कॉपी निकले तभी वो प्रूव की जा सकती है जी। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का तक जुड़ने के लिए और बेहतर इस बारे में जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन का एकमात्र उद्देश्य यही है कि समाज के हर व्यक्ति के पास समान रूप से सही वक्त पर बेहतर न्याय पहुंचे। इस बारे में अगर कोई भी दिक्कत आपके सामने आती है तो हम यहां मौजूद हैं आपके साथ, आपके लिए, आपकी हर कानूनी दिक्कत में आपके लिए बेहतर और निःशुल्क कानूनी सहायता के साथ। नमस्कार।